गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज एक बार फिर काफ़ी लंबे समय अंतराल के बाद मैं इंग्लिश का लेक्चर लेके आया हूँ। और इंग्लिश में आपको याद होगा कि हम पहले पढ़ाई कर रहे थे। वो पढ़ाई हमारी थी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ये सारा हमने कवर कर लिया था। आज हम कवर करने वाले हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में। ठीक है, आप लोगों ने बहुत अच्छा रिमार्क्स दिया था और बहुत सारे लोगों का ये विचार था कि इस सीरीज़ को आगे बढ़ाया जाए, लेकिन कुछ अपरिहार्य कारणों के कारण हम इसको कंटिन्यू नहीं कर पा रहे थे। आज फिर एक बार आपके सामने आपके सर्वप्रिय एचसी सर उपस्थित हैं और एक दूसरे सिस्टम के हिसाब से हम उपस्थित हैं। अब हम बोर्ड पे नहीं पढ़ा रहे हैं, अब हम टैब से पढ़ा रहे हैं। तो ये उम्मीद है कि ये आपको ज़्यादा पसंद आएगा। तो आज हम पढ़ने वाले हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में। जैसा कि हमने आपको चर्चा किया था कि टेंसेस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट टेंस उसको बोलते हैं जो इस समय की होने वाली घटनाओं के बारे में जिसमें चर्चा करते हैं। पास्ट टेंस उसको बोलते हैं जिसमें आगे आने वाली घटनाओं के बारे में बीत गई घटनाओं के बारे में चर्चा करते हैं। और फ्यूचर टेंस उसको बोलते हैं जिसमें भविष्य में होने वाली घटनाओं की चर्चा होती है। ठीक है, भविष्य में होने वाली घटनाओं की चर्चा होती है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि जो हिंदी का वाक्य है जिसको हमें ट्रांसलेट करना है अंग्रेजी में, तो उसको कैसे पहचानें कि ये प्रेजेंट टेंस का है कि पास्ट टेंस का या फ्यूचर टेंस का है। तो आपको हमने दोनों में बताया था क्लू। और इस तरह के वाक्य के अंत में गा, गे और गी आदि आते हैं। जैसे मैं बोलूं कि मैं आज खाना खाऊंगा, मैं आज पढ़ाई करूंगा, वो लोग घर आएंगे, तो गा, गे, गी, वह कल गीत गाएगी। ठीक है, तो इस तरह के सेंटेंसेस होंगे और जहाँ भी गा, गे, गी लगेगा उसको हम जो है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की श्रेणी में रखेंगे। ठीक है, और जैसा आपको पता चर्चा चला था कि ये टेंसेज हर टेंसेज में 3-4 तरह के वाक्यों से हमारा पाला पड़ता है। पहला अफर्मेटिव सेंटेंसेज होता है जो सकारात्मक वाक्य होते हैं, जिसमें किसी भी स्टेटमेंट को सकारात्मक रूप में प्रदर्शित किया जाता है। तो उसके बारे में नियम क्या कहता है हमारा, उसके बारे में पहला नियम क्या कहता है कि अगर सामान्य भविष्यकाल है, सामान्य कंडीशन है, स्थिति नॉर्मल है, उसको हम वर्णन कर रहे हैं, तो फर्स्ट पर्सन के साथ हम क्या करेंगे, शैल लगाएंगे। फर्स्ट पर्सन के साथ शैल लगाएं। फर्स्ट पर्सन क्या है, आई है, मी है इत्यादि, ये फर्स्ट पर्सन में आते हैं। और यू किस पर्सन में आता है, तो यू आता है हमारा सेकंड पर्सन में। ठीक है, और बाकी जितने हैं ही, शी, ये सारे हमारे आते हैं थर्ड पर्सन में। ठीक है, तो इनके हिसाब से हमें क्या करना है कि अगर फर्स्ट पर्सन है तो उसके साथ हम शैल का प्रयोग करेंगे। और अगर फर्स्ट पर्सन के साथ कौन सा प्रयोग करेंगे बच्चों, तो फर्स्ट पर्सन के साथ हम शैल का प्रयोग करेंगे। और जैसे थर्ड पर्सन है तो इसके साथ विल, ये सेकंड पर्सन है तो इसके साथ भी विल का प्रयोग करेंगे। तो सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ विल का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं कहूँ कि मैं हिंदी का वाक्य लेता हूँ, मैं आज वहाँ जाऊँगा, तो मैं के लिए क्या लिखेंगे, आई लिखेंगे। उसके बाद शैल, इसका वाक्य की संरचना मैं बता दूँ आपको। पहले आपका हो जाता है सब्जेक्ट, उसके बाद क्या लिखेंगे, शैल ऑब्लिक विल लिखेंगे। ठीक है, प्लस उसके बाद क्या लिखेंगे, हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा अगर कोई है तो। ठीक है, तो इसमें पहले में क्या है, आई जो है वो सब्जेक्ट है, तो उसके बाद शैल लगा है, फिर ये वर्ब हो गया, और गो देयर टुडे, ये सब सारे ऑब्जेक्ट में आ जाते हैं। ठीक है, दूसरा सेंटेंस हमारे पास, प्रमोद हमारे साथ आएगा। अब यहाँ पे सब्जेक्ट प्रमोद है, इस सब्जेक्ट को कैसे पहचानेंगे, तो कौन से प्रश्न करेंगे कि कौन। जैसे पहले मैं देखूं कि मैं आज वहाँ जाऊँगा, इसमें पूछूं कि कौन आज वहाँ जाएगा, तो कौन से उत्तर क्या मिलेगा कि मैं आज वहाँ जाऊँगा, तो मैं सब्जेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे दूसरे में देखें कि हमारे साथ कौन आएगा, तो प्रमोद हमारे साथ आएगा।
तो ये सब सब्जेक्ट हो जाएगा, इसको पहचानने का तरीका हो गया। ठीक है, वर्ब को पहचानने का तरीका क्या है बच्चों? तो हम प्रश्न करते हैं क्या से। ठीक है, जैसे हम कहें कि प्रमोद, नहीं, जैसे मैं कहूँ कि मैं खाना खा रहा हूँ। ठीक है, तो उसके लिए प्रश्न क्या होगा कि मैं क्या कर रहा हूँ? तो मैं खाना खा रहा हूँ। तो खाना क्या हो जाएगा? वो वर्ब हो जाएगा। ठीक है, क्या क्या प्रश्न करेंगे तो इससे हमें ज्ञात होगा कि वर्ब क्या है। ठीक है, क्या क्या से प्रश्न से वर्ब पता चलेगा, और कौन का अगर प्रश्न करेंगे तो इससे पता चलेगा आपका सब्जेक्ट का। तो ये आपके पहचानने के लिए एक क्लू दे रहा हूँ मैं, इसको आप लिख के रखिए। ठीक है, ये सारा नियम आप बेहतर है कि स्क्रीनशॉट लेकर के आप एक नोटबुक जैसा आप बनाते रहे हैं तो वैसे बना लीजिएगा। तीसरा वाक्य लेते हैं, तुम गांव जाओगे। तो तुम के लिए यू हो जाएगा। ठीक है, तुम के लिए यू हो जाएगा, और उसके बाद विल लगाएंगे ही। और जाओगे की अंग्रेजी, ये जाओगे वर्ब हो गया, और वर्ब की अंग्रेजी हो जाएगी गो। ठीक है, तो विल यू गो और टू द विलेज दैट इज ऑब्जेक्ट। ठीक है, कि कहाँ जाओगे? तो गांव जाओगे। ठीक है, ये सब क्लियर हो गया। ओके, चौथा और एक सेंटेंस ले लेते हैं, कल मौसम सूखा रहेगा। ठीक है, तो इसमें भी अंत में गा है, तो ये भी फ्यूचर टेंस का सेंटेंस होगा, और इसका अंग्रेजी क्या हो जाएगा? अब यहाँ पे कोई सब्जेक्ट है नहीं, मौसम एक सब्जेक्ट है, तो मौसम के आगे द इसलिए लगाएंगे कि डेली का मौसम सूखा नहीं रहेगा, एक पर्टिकुलर दिन है जिसका मौसम सूखा है, तो इसलिए पर्टिकुलर चीज़ को अगर नरेट करना होता है तो हम द लगाते हैं। ये सब हम आर्टिकल पढ़ेंगे तो उसमें और क्लियर हो जाएगा। सो द वेदर विल बी ड्राई, विल तो होगा ही, और इसके साथ बी लगाने की जरूरत पड़ेगी, और अगर ऑब्जेक्ट हो जाएगा ये सारा ड्राई टुमारो। ठीक है, बी यहाँ पे एज ए वर्ब काम कर रहा है। ठीक है, जो बी है वो एज ए वर्ब काम कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा कि सामान्य भविष्य टेंस है, फ्यूचर टेंस है, तो इसमें हम कैसे करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें क्या होता है कि ये तो हमने जो कंडीशन बताई शैल और विल का, वो तब था जब नॉर्मल कंडीशन हो, लेकिन अगर कोई फर्म डिटर्मिनेशन है, इरादा है, आज्ञा है, धमकी है, सहमति है, प्रतिज्ञा है, ऐसे शब्द को अगर प्रयोग करना है तो ये जो शैल और विल का क्रम है, कौन सा क्रम था कि आई के साथ आई वी के साथ शैल और बाकी के साथ विल लगाते थे। यहाँ पे उसका क्रम उल्टा हो जाएगा, आई के साथ विल लगाएंगे, आई और बी के साथ विल लगाएंगे, और बाकी के साथ शैल लगाएंगे। देखेंगे आप इस एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। मैं उसकी अवश्य सहायता करूँगा। अब ये क्या है? एक निश्चय है ये। ठीक है, दृढ़ निश्चय है कि मैं उसकी सहायता अवश्य करूँगा। ये अवश्य जो है ये दिखाता है, ये दृढ़ निश्चय की बात करता है। तो इसके लिए अब आई के साथ शैल का प्रयोग न करके आई के साथ हम विल का प्रयोग करेंगे, आई विल हेल्प हिम। ठीक है, और अवश्य के लिए एक चीज़ और ऐड कर लीजिए इसमें, डेफिनेटली। ठीक है, डेफिनेटली वर्ड भी ऐड कर देंगे। ठीक है, अगला सेंटेंस है, हम आपको अपनी पुस्तक देंगे। अब इसमें हमें सहमति लग रही है कि हम सहमति प्रकट कर रहे हैं कि ठीक है, जैसे ही हमारा काम हो जाएगा हम आपको, जब भी आपको जरूरत पड़ेगी तो हम आपको अपनी पुस्तक देंगे। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे? वी विल गिव यू, वी विल, वी के साथ शैल लगता है नॉर्मल में, लेकिन यहाँ वी विल और गिव यू आवर बुक्स। ठीक है, अगला सेंटेंस है, तुम मेरे कमरे में पुनः नहीं घुसोगे। ये आज्ञा है। ठीक है, तो आज्ञा है तो इसके साथ भी उल्टा होगा, यू के साथ नॉर्मली विल लगता है, यहाँ पे शैल लगेगा। नॉट एंटर इन माई रूम अगेन। ठीक है, तो आप दोबारा आप मेरे रूम में नहीं घुसोगे, एक आदेश है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला सेंटेंस है, उसे कमरा साफ करना होगा। ये एक धमकी है, उसने कुछ गड़बड़ किया होगा, गंदगी फैलाई होगी, तो उसको कमरे को साफ करना होगा। तो इसको दो तरीके से कह सकते हैं। ये नॉर्मल जो ट्रांसलेशन है उसमें तो क्या हो जाएगा, विल की जगह शैल कर देंगे। ठीक है, तो ही शैल क्लीन द रूम, ये हो जाएगा नॉर्मल कंडीशन में। या थोड़ा स्टैंडर्ड इंग्लिश या मॉडर्न इंग्लिश यूज करेंगे तो क्या बोलेंगे, ही विल हैव टू क्लीन द रूम। ठीक है, ही विल हैव टू क्लीन द
रूम, उसको रूम साफ करना होगा। ठीक है, तो ये हो गया नॉर्मल जो सेंटेंसेज हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस है उनके उनके ट्रांसलेशन के बारे में। अगला दूसरा नियम क्या है अफर्मेटिव सेंटेंसेज में, अब कैसे इसका क्रम करेंगे ये हमने आपको पहले ही पिछले पेज में बता दिया है, एक बार देख लेते हैं। हमने क्या आपको बताया था कि पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर शैल या विल, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे और फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ठीक है, तो वही चीज़ हम नियम के रूप में दे दिए हैं। नियम में क्या दिखा दिया हमने कि अफर्मेटिव सेंटेंसेज में वर्ब से पूर्व शैल या विल लगाते हैं, तो ये पूरा डिटेल उसमें हमने दे दिया है। ठीक है, तीसरा नियम क्या है कि अब दूसरे तरह का, ये तो अफर्मेटिव सेंटेंसेज के बारे में हुआ। अब हम बात करेंगे निगेटिव सेंटेंसेज के बारे में। अब हम बात करेंगे किसके बारे में बच्चों, तो हम अब बात करेंगे निगेटिव सेंटेंसेज के बारे में। ठीक है, तो निगेटिव सेंटेंसेज में भी वही होगा, पहले क्या लिखेंगे सब्जेक्ट जैसा कि हम लिखते आए हैं, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे विल ऑब्लिक शैल, ये भी लिखते आए हैं, लेकिन इसके इमीडिएट बाद हमें नॉट लगाना होगा। ठीक है, उसके बाद हम क्या लिखेंगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे और उसके बाद क्या हो जाएगा बची हुई चीज़ें दैट इज़ ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो ये होगा वाक्य की संरचना। ठीक है, कंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो ये आप चाहें तो नोट कर लीजिएगा, ये बहुत काम की चीज़ है। और इसका हम कुछ उदाहरण लेते हैं, देखते हैं कि उदाहरण में क्या 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 और सेंटेंसेस हम ले रहे हैं। तो निगेटिव सेंटेंसेस के लिए उदाहरण क्या है, मैं शाम को नहीं खेलूँगा। ठीक है, अब यहाँ पे नहीं के लिए यहाँ पे नॉट यूज़ किया है कि आई शैल नॉट प्ले इन द इवनिंग। बाकी सेंटेंसेस बनाना आपने सीख ही लिया है, तो ये बाकी सेंटेंसेस हो जाएगा। वह आपकी सहायता नहीं करेगा, ही विल नॉट हेल्प यू। ठीक है, ही विल के बाद नॉट लगाएंगे, तो ही विल नॉट हेल्प यू। तुम शाम को हॉकी नहीं खेलोगे, यू विल नॉट प्ले हॉकी इन द इवनिंग। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा हमको लगता है। क्या करना है आपको, पहले सब्जेक्ट लिखना है, फिर शैल या विल जो भी एप्लीकेबल होगा, नॉर्मल केसेस वाला या स्पेशल केसेस वाला, उसके बाद नॉट लगाएंगे, फिर उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगला नियम है चौथा नियम, दैट इज़ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। ये तीसरे तरह के सेंटेंस हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें दो तरह की स्थिति आती है हिंदी के वाक्य में। अगर प्रश्नसूचक शब्द से ही वाक्य की शुरुआत होती है, जैसे क्या मैं प्रतिदिन मंदिर जाऊंगा, क्या वह आज शहर नहीं जाएगा, मतलब ये शुरुआत प्रश्नसूचक शब्द से ही हुई है, तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे शैल या विल को हम पहले लाएंगे। किसको पहले लाएंगे बच्चों, हम लाएंगे शैल या विल को पहले लाएंगे, उसके बाद हम सब्जेक्ट लाएंगे, उसके बाद फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, और फिर ऑब्जेक्ट लाएंगे। ठीक है, तो बाकी चीज़ें सेम रहेगी। और दूसरा केस क्या होता है, यदि प्रश्नसूचक शब्द हिंदी वाक्य के बीच में अगर आ जाता है, यदि प्रश्नसूचक शब्द हिंदी वाक्य के बीच में है, तो उसकी अंग्रेजी को, किसकी अंग्रेजी को, वो जो प्रश्नसूचक शब्द है तो उसकी अंग्रेजी को अंग्रेजी वाक्य में पहले लाते हैं। जैसे आप मेरी प्रतीक्षा कहाँ करोगे, कहाँ ये देखिए बीच में आ रहा है, तो इसकी अंग्रेजी क्या होता है वेयर, तो इसको हम पहले ले आए, फिर उसके बाद विल यू वेट फॉर मी। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा पहले क्वेश्चन प्रश्नसूचक शब्द की अंग्रेजी, उसके बाद विल यू नॉट वेट फॉर मी। तो जब भी प्रश्नसूचक शब्द लिखेंगे तो इसके साथ ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है, प्रश्नसूचक शब्द के साथ ये ध्यान रखिएगा कि ये ऑक्सिलरी वर्ब उसके तुरंत बाद आता है, उसके बाद सब्जेक्ट आता है। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, फिर क्या आएगा वर्ब आएगा, वर्ब का कौन सा फॉर्म होगा, फर्स्ट फॉर्म होगा, एंड देन होगा आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इस तरह से हम वाक्य की संरचना करेंगे। ठीक है, कुछ केसेज, कुछ स्पेशल केसेज भी हैं जहाँ पे कि हम फ्यूचर टेंस को अलग तरह से भी एक्सप्रेस कर लेते हैं, जहाँ शैल और विल के अलावा, जहाँ पे शैल और विल के अलावा भी हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग करके कर लेते हैं। ठीक है, कैसे कर लेते हैं,
प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं, लेकिन इसका जो सारा जिसका इसका आशय होता है वो हमेशा फ्यूचर टेंस की तरह से ही होता है। जब भी उसका हिंदी का ट्रांसलेशन करेंगे तो आप देखेंगे कि वो फ्यूचर टेंस के तरह का ही वो सेंस दे रहा होगा। जैसे उदाहरण के लिए लेते हैं, द प्राइम मिनिस्टर इज़ अराइविंग हियर टुमारो। ठीक, तब इसका अगर हम ट्रांसलेशन करें तो ये दो तरह से हो सकता है। एक होगा कि प्रधानमंत्री अगर शब्दशः करें कल यहाँ आ रहे हैं, ये शब्दशः हो गया वर्ड टू वर्ड, और इसका आशय क्या हो गया, सेंस क्या हो गया, तो प्रधानमंत्री कल यहाँ आएंगे। ठीक है, ये उसका सेंस बना। तो ये एक तरह से ये फ्यूचर टेंस ही है, एक तरह से नहीं एग्जैक्टली फ्यूचर टेंस ही है। दूसरा अगर एग्जाम्पल लेते हैं तो ये हो जाता है प्राइसेज आर गोइंग टू राइज शॉर्टली। ठीक है, मूल्य या दाम जल्दी ही बढ़ने वाले हैं या चढ़ने वाले हैं, जो व्यापारिक भाषा चढ़ने वाला होता है। तो ये तो हो गया इसका वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन, और इसका सेंस अगर करें तो क्या हो जाएगा कि जल्दी ही भाव चढ़ेंगे। तो ये भी फ्यूचर टेंस का वाक्य हुआ, और इसका मतलब कि फ्यूचर टेंस को हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के रूप में भी दिखा सकते हैं। ठीक है, तो ये एक स्पेशल केस है, ये भी आप लोगों को जानना ज़रूरी है। बच्चों, आज के लिए इतना ही। अगली बार जब हम मिलेंगे तो हम बात करेंगे, अब इंडेफिनिट टेंसेज हो गया तो हम आगे बात करेंगे किसकी, कॉन्टिन्यूअस टेंसेज, कॉन्टिन्यूअस टेंसेज। ठीक है, टेंसेज की बात करेंगे, इसमें वही प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। ठीक है, लेकिन इसके पहले हम जो भी पढ़े हैं अभी तक, क्या क्या पढ़े हैं, ये पढ़े हैं इंडेफिनिट टेंसेज को। इंडेफिनिट टेंसेज में जो भी हम पढ़े हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। ठीक है, तो इससे रिलेटेड हम एक्सरसाइज देंगे आपको। ठीक है, एक्सरसाइजेज फॉर प्रैक्टिस। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज हम आपको कल देंगे, टुमारो, अगले वीडियो में। और तब तक के लिए आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ताकि आपसे ये प्रैक्टिस सेशन छूट ना जाए। सब्सक्राइब कर लीजिए, और उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है आपको कि अपने दोस्तों को शेयर करिए। ठीक है, दोस्तों को शेयर ज़रूर करिए, क्योंकि जितना दोस्तों को पता चलेगा उतना ही ज़्यादा लोग इससे लाभान्वित होंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो ऑफ कोर्स लाइक कर दीजिए, और कमेंट करना, अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो प्लीज़ डू कमेंट। ठीक है, कमेंट अवश्य करिए, इससे हमें गाइडेंस मिलता है और हमें इससे प्रोत्साहन मिलता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, सी यू